तो मैं यस वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ओके, और आप हेडिंग लिख सकते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस टॉपिक को हम करेंगे, ठीक है, लगभग लगभग तीन क्लास में खत्म, और 3 क्लास में दूसरा वाला बैच है, ठीक है ना, उसका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 उनका स्टार्ट करवाऊंगा, और आप लोग चैप्टर नंबर 3 से सेम क्लास में बैठेंगे फिर से। ठीक है, चलें। द लिविंग वर्ल्ड, ये पहला चैप्टर है, लिख ले हेडिंग। ठीक है, तो ये वैसे मैंने इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें ना पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाना शुरू किया था। मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको पहले दे भी दी थी। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। लिविंग वगैरह आप लोग जानते हैं कि क्या होता है लिविंग, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिविंग थिंग की बात करते हैं। ठीक है, और कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है, तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या होंगे उसके, मुझे बताओ जरा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये चीज सबसे ज्यादा क्या है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने से पहले आप एक काम करो, आप एक बार डिफाइन कर लो इसको, लिविंग लाइफ को और लिविंग बींग्स को। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें इसकी, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें लाइफ की, तो लिखें लाइफ की डेफिनेशन में लिखें, लाइफ इज अ यूनिक, लाइफ इज अ यूनिक, लाइफ इज अ यूनिक, बड़ी यूनिक है, ठीक है ना, यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स organization, complex organization of molecules, of molecules, of molecules that express, that express, that express itself, that express itself through, through chemical reactions, through chemical reactions, through chemical reactions। ठीक है, कहते हैं क्या है बेसिकली, क्या कह रहा है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे प्लांट्स के अंदर, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, ग्लूकोज। ठीक है, फिर बाद में ग्लूकोज टूटता है किसमें, अगेन CO2 और H2O में, और इससे मिलती है इसको क्या, साथ में एनर्जी। इस एनर्जी की हेल्प से जो प्लांट है वो क्या कर पाता है, वो ग्रोथ कर पाता है, वो अपन बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस कर पाता है। ठीक है ना, वो ग्रोथ करता है, वो डेवलपमेंट करता है अपने अंदर, ठीक है ना, चेंजेस लाता है, वो उस एनर्जी को यूज करके रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और ऐसे अनगिनत प्रोसेस, रेस्पिरेशन करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। तो सारे प्रोसेस ये उस एनर्जी के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एनर्जी आई कहाँ से, ये एनर्जी आई इस मॉलिक्यूल से। ये एनर्जी, ये मॉलिक्यूल कैसे बना था, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। और ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में। ठीक है ना, जैसे डीएनए आपने सुना होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, तो वो कोई चीज नहीं है बेसिकली, वो एक मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? यस सर। चलो, क्या लिखिए आपने डेफिनेशन? So life is a unique complex organization of molecules that expresses itself through chemical reaction. ओके, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस which lead to, which lead to growth, which lead to growth, growth, development, development, responsiveness, responsiveness, adaptation, adaptation, and reproduction, and reproduction। समझ आई मेरी बात, भावार्थ? Yes sir.
ठीक है, ठीक है, चलें, ये तो हुई बात किसकी, लाइफ की। ये लाइफ क्या है, लाइफ एक बड़ा ही यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका, मॉलिक्यूल्स जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में, ठीक है ना, अपने केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिवनेस आती है, एडेप्टेशन आती है, और रिप्रोडक्शन भी आती है, रिप्रोडक्शन भी आती है, समझ रहे हो, तो ये लाइफ है, ठीक है। अब आते हैं इस पे लिविंग बीइंग पे कि क्या होता है लिविंग बीइंग। पहले आप लिविंग बीइंग भी समझ लो, क्योंकि अब लिखा रहा हूँ तो ढंग से पढ़ाई दे रहा हूँ। चैप्टर 1 पढ़ाया था तभी बोला था, ये चैप्टर 2 पढ़ाया था तभी बोला था कि जब चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तो इनकी अच्छी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो लिख लो लिविंग बीइंग क्या होता है, व्हाट इज अ लिविंग बीइंग, लिख लें, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स, देखो कितनी अजीब सी बात है कि यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एक लिविंग बीइंग को ऑब्जेक्ट बोला गया है। क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट। तो आप डेफिनेशन लिखें, द ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स exhibiting ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जो क्या करती हैं, जो एग्जिबिट करती हैं किसको, ग्रोथ को, लिखेंगे एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड अदर कैरेक्टर, मतलब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, रिप्रोडक्शन और एडेप्टेशन नहीं आता है, ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर 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 called as, called लिख सकते हैं designated, कुछ भी लिख सकते हैं, called as या designated as living beings, are called या designated as living beings। कुछ बात समझ में आई, आया ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बात हुई किसकी, लिविंग बीइंग की। कोई डाउट यहाँ पर, अक्ष, भावार्थ, No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक। चलें फटाफट लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप दो दो लाइन छोड़ के लिखते जाना, ठीक है ना। मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ से। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो है सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या है वो, पहला सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें बोल रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर सेल्स मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो किसके बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और जो सेल है वो हमारे पास, वो किसका बना हुआ है, वो हमारे पास बना हुआ है लिविंग मैटर। ये हुई पहली बात। इसमें कोई डाउट है आपको, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, हमारे पास दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बोलो यार, ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जो पॉइंट में लिखिए, मैं तो पॉइंट में नहीं लिख रहा, पॉइंट में लिखूंगा तो समझाने में मुझे मुश्किल होगी है, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसका एक टेबल सा बना देता हूँ यार, वो आपके लिए सही रहेगा थोड़ा समझने में, याद करने में, ठीक है ना। आपको पॉइंट से फॉर्म में लिखना, बाद में चाहूंगा टेबल ही बना देगा। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताया मैंने आपको, बताना जरा। Cellular structure and organization. बिल्कुल, पहला बताया मैंने आपको क्या, सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या चीज प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, Organization. ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पहला। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि किसी ना किसी लेवल पर, ठीक है, हम उन्हीं मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है ना। और हम में सब में ये मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉमन है। आप मेरी बात कर लो, चिंपांजी की बात कर लो, अपनी बात कर लो, बैक्टीरिया की बात कर लो,
प्रोटिस्टा की बात कर लो, हर एक में क्या है, हर एक में वही मॉलिक्यूल ले देके वही मॉलिक्यूल आपको नजर आएंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है हमारे पास क्या, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें बोल रहा है मेटाबॉलिज्म। क्या बोल रहा है जी, मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ चीजें बनती है और कुछ चीजें टूटती हैं। तो चीजों का बनना और टूटना इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आपने ये वाली बात शायद सुनी होगी पहले, कि चीजों का बनना इज नोन एज एनाबॉलिज्म और चीजों का टूटना इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। सुना है आपने इसके बारे में पहले? नो सर। क्लास 11th में नहीं सुना, क्लास 10th में नहीं सुना? चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर पे आते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है क्या, ग्रोथ। कह रहा है कि भाई देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ जरूर करेगा। क्या करेगा वो, ग्रोथ जरूर करेगा। ठीक है, आते हैं जी किस पे, पांचवें कैरेक्टर पे। पांचवें कैरेक्टर ये कह रहा है, पांचवें कैरेक्टर कह रहा है कि भाई वो ऑर्गेनिज्म जरूर और जरूर क्या होगा, कॉन्शियस होगा। क्या होगा, क्या होगा भाई, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, देखो ग्रोथ आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, सॉरी बैक्टीरिया कह रहा हूँ, वायरस ग्रोथ करता है कि नहीं करता, बैक्टीरिया वायरस के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है ना, बट वायरस इज नॉट कॉन्शियस, बट जो सेल होता है वो कॉन्शियस होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बोल दूं कि भाई माउंट एवरेस्ट पिछले साल 8065 फीट का था, मान लो इतने फीट का था। ठीक है ना, और इस साल जो उसकी हाइट है वो बढ़कर हो गई है कितनी, 8657। तो वो 1 फीट क्या हो गया, 1 फीट वो इस साल बढ़ गया। तो आप क्या बोलोगे, सर ग्रोथ तो वो भी कर रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? नहीं है वो। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसके अंदर, कॉन्शियसनेस वाला। कौन से वाला, बताओ, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वाला। ठीक है, चलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जो एक हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, आपके अंदर भी है। अच्छा, आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है, चोट लगती है तो आप ठीक हो जाते हो। क्या हो जाते हो, ठीक हो जाते हो, है ना। तो हीलिंग एंड रिपेयर, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फोर्थ, सेवंथ प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो है हमारे पास क्या, मूवमेंट। कहते हैं कि मेजोरिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी जगह से मूव करते हैं। ठीक है, और अगर वो अपनी जगह से मूव कर नहीं कर रहे हैं, तो जिस जगह पे प्रेजेंट है वो उसी जगह पे अपना बेस ना छोड़ते हुए मूव करेंगे। क्लियर हुई बात, समझे कुछ, समझे? समझ नहीं आया मुझे। समझ नहीं आया? जैसे कि मान लो कि मैं हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं उठ के यहाँ पे चला गया, तो ये मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, हुई मूवमेंट। यस अच्छा, सर। एक प्लांट गमले में लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये तो कहीं नहीं जा सकता, बट जब हवा चलती है तो ये क्या होता है, थोड़ा मूव होता है, इट इज फ्लेक्सिबल, है ना। तो भाई मूवमेंट तो ये भी शो कर रहा है हवा चलने पे। ठीक है, या इसकी मान लो इसके थोड़े दिन के बाद हाइट बढ़ जाएगी, ये अब पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पर है। अभी भी तो क्या हुआ, अभी भी तो इसके फ्लावर की जो थी मूवमेंट हुई ना, ये पहले फ्लावर यहाँ पे था, फ्लावर यहाँ पर आ गया। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी ना किसी वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट शो जरूर करते हैं। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, चलो, दो प्रॉपर्टी हो ना जो आपने पढ़नी है। आठवीं प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं। अब वो रिप्रोडक्शन आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो बात की बात है, पर दे डू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस तो करते ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि नई जनरेशन आ रही है, तो पुरानी जनरेशन खत्म भी होगी। तो ये कड़वी सच्चाई है। क्या, डेथ, दैट इज स्टॉपेज ऑफ लाइफ एक्टिविटीज accompanied by increase in anatomic entropy is called death.
ये एजिंग, डिजीज, एक्सीडेंट या किसी के प्रीडेशन की वजह से होती है, समझ रहे हो। किसी की डेथ क्यों होगी, कि उसकी एज हो चुकी है, वो काफी बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, और उसको कोई बीमारी है। एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हो गया, कार में जा रहा था, भिड़ गई कार, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। प्रीडेशन, हिरन था, पानी पीने गया, मगरमच्छ ने खा लिया, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो डेथ के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो बट ये प्रॉपर्टीज हैं, आपने इसको याद रखना है। नो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई है, आपने इनको पॉइंट्स में लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने इनको एक एक लाइन में, दो दो लाइन में क्या करना है, नोट्स बनाते हुए डिफाइन करना है। अरे कर दोगे क्या नहीं कर दोगे, बोलो। यस सर, कर देंगे। कर दोगे ना, ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स को समझते हैं, जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है ना। और वो टर्म्स हमारे पास कौन से हैं, वो टर्म्स है हमारे पास सिस्टमैटिक्स, कौन से हैं, सिस्टमैटिक्स। एक टर्म तो ये आएगी यहाँ पर जो आपने पढ़नी है और जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं समझाता हूँ अभी आपको क्या होती है टर्म, ठीक है। और जो दूसरी टर्म है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। क्या कहलाएगी वो, बताओ जी। टैक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। मार्क कर लेना पर इनको इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। क्या होती है सिस्टमैटिक्स, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। लिखिए, सिस्टमैटिक्स में लिखते हैं, सिस्टमैटिक्स में लिखते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science that deals with that deals with that deals with diversity of organisms, that deals with diversity of organisms, डाइवर्सिटी की कहते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो एक्चुअली हम पढ़ते भी हैं, जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबसे जो डील करता है वो सिस्टमैटिक्स है, ठीक है। तो सिर्फ हमने इनको पढ़ के छोड़ दिया, इनकी आपस में कुछ हमने रिलेशनशिप भी देखी है, इनको कंपेयर भी करा है हमने। आप बताओ मुझे, क्या हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा को कंपेयर करके अलग अलग किंगडम में डाल था या ऐसे ही डाल दिया था। अब सर कंपेयर किया। कंपेयर किया, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपेरेटिव एंड देयर comparative comparative and comparative and evolutionary comparative and evolutionary relationships 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 and grouping of organisms and grouping of organisms and grouping of organisms grouping of organisms at every level of classification at every level of classification at every level of classification, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिख लेना, ये भी आपको समझ आएगा, लिख लो, स्पीसीज टू किंगडम। समझ आई बात, अरे हाँ या ना, नहीं आई, समझ में, चलो मैं समझाता हूँ।
क्या था कि हमें 2 ऑर्गेनिजम्स मिले, क्या मिले मुझे? 2 ऑर्गेनिजम्स मिले। सपोज ऑर्गेनिज्म 1 है, ये मेरे पास ऑर्गेनिज्म 2 है। हमने क्या किया, हमने इनको कंपेयर किया। क्या करा हमने? इनकी कंपेयर किया इनको। उनका जो कंपैरिजन है, जिसको मैं कंपैरेटिव कह रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने किसके बेसिस पे कंपेयर किया होगा इसको? हमने इसको करा होगा ऑन द, इनको कंपेयर करा होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना? कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और इस ऑर्गेनिज्म में कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कैरेक्टराइज कर दिया। अच्छा, तो कैरेक्टर्स मिलाने से पता चल गया कि भाई ये दोनों अलग अलग है। क्या पता चल गया? ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। अच्छा, एक बार कैरेक्टर्स का पता चल गया, फिर हमने क्या करा, हमने इसको आइडेंटिफाई किया। मैंने कहा यार ये जो है ना, ये तो थोड़ा ह्यूमन जैसा लग रहा है, जबकि ये जो है थोड़ा टर्टल जैसा लग रहा है, ठीक है। उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या कर लिया हमने? इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, मतलब ये चीज ए है और ये चीज बी है। अब क्योंकि हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनका नाम रखेंगे। क्या रखेंगे हम इनका? बोलो यार, बोलो। नाम रखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका नाम रख दिया मैंने, मान लो ए वाले का होमो सेपियंस, ठीक है। और ये अलग लग रहा था मुझे, तो उसका नाम रख दिया मैंने, मान लो राना टिगरीना, ठीक है। अब मुझे पता चल गया, नाम रख दिया, सब चीज हो गई। तो अब क्या करूंगा मैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनको मैंने आइडेंटिफाई किया है भाई, उसको मैं अब इनको, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करने वाला हूँ मैं? इसको क्लासिफाई करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं इसको? बोलो। क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन, ठीक है। कि होमोसेपियंस को तो भाई हम रख देंगे किसमें? होमोसेपियंस को हम रख देंगे, से फॉर एग्जांपल हमने इसको तो पुट कर दिया प्राइमेट्स में। कहाँ पुट कर दिया? प्राइमेट्स, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। और राणा टिग्रिना को हमने पुट कर दिया किसमें? या आप ऐसे समझो कि ये मान लो, आप ऐसे समझो कि भाई होमोसेपियंस को हमने देखा कि इसकी बॉडी मेमोरी ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स है इसकी बॉडी पे, तो हमने इसको पुट कर दिया कहाँ पर? वी पुटेड इट अंडर किंगडम फाइलम मेमेलिया, ये क्लास मेमेलिया, ठीक है ना। जबकि राणा टिग्रिना को मैंने कहाँ पुट किया? बता सकता है कोई? राणा टिग्रिना क्या होता है? दिस इज फ्रॉग। क्या होता है ये? फ्रॉग होता है। तो उसको मैंने पुट करा कहाँ पर? एम्फीबिया में। कहाँ पुट एक्सपीरियंस। किया? एम्फीबिया में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो सारा यस सारा काम हुआ है, ये सारा सारा क्या हुआ है? काम हुआ है, ठीक है ना। इस काम को, ये जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है अंडर द ब्रांच ऑफ, मतलब अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है जो? बोलो यार। सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक, ठीक है। ठीक है, तो जब आप इसको नोट करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर हेडिंग लिखना। हेडिंग मतलब उस हेडिंग के अंडर में लिखना बेसिक्स। क्या लिखोगे? बेसिक्स ऑफ, बोलो, सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सिस्टम से काम किया है ना। इसको लिख लेना बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है जी। अरे हाँ या ना? पक्का? यस सर। चलो, नोट करो। कंपेयर मत नोट करना, कंपेयर मत लिखना यहाँ पर, ठीक है ना। कंपेयर मत नोट करना, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडीज लिख के इन 4 चीजों को नोट कर लो। यहाँ पे काम करो, आप इस जगह पे ही लिख लो ये वाली चीज, बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी में, ये इसको लिख लो ऐसे, ठीक है। लिखो फटाफट।
डन सर। डन। चलो पर बात अब ये आ रही है भाई, बात अब ये आ रही है कि आप सिस्टमैटिक स्टडी करते हो लोगे, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने इनको जो आइडेंटिफाई किया है, क्या करा है आपने, जो इनको आपने इनको आइडेंटिफाई जो किया है, आपने इनका नाम जो रखा है, तो आप लोग कहाँ क्लासीफाई करोगे, वेयर वुड यू क्लासीफाई देम, क्लासीफाई किस जगह पे करोगे। ये तो मैंने बता दिया आपको कि भैया मेमेलिया में कह देता हूँ एक, और इससे पहले कोई मेमेलिया, कोई एम्फीबिया, कोई प्लांटिया, कोई ऐसे नाम थोड़ी थे, या थे नाम पहले, नहीं ऐसे कोई नाम नहीं थे। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए थी, हमें एक और ब्रांच चाहिए थी जो क्या करे, जो कुछ ऐसे तरीके निकाले, ठीक है ना, कुछ ऐसी रैंक्स बनाए, क्या बनाए, कुछ ऐसी रैंक्स बनाए, ठीक है ना, जहां पर जिनके बेसिस पे क्या करूंगा, क्लासिफाई कर सकूं। जैसे आपने सुना होगा, आप में से कोई आर्मी, आपके फादर या कोई जान पहचान वाला आपका आर्मी में है भाई, हाँ या ना, आर्मी में, पुलिस में कोई है क्या, बताओ यार। नो सर। अच्छा सुनो, ये तो हमने सुना होगा, देखो सबसे नीचे कौन होता है, सबसे नीचे होता है हमारे पास कांस्टेबल, कौन होता है, कांस्टेबल के ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, फिर होता है हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर होता है हमारे पास सब इंस्पेक्टर, फिर होता है हमारे पास एसीपी, फिर होता है हमारे पास डीसीपी, सुना है ना आपने, अरे ऐसे करते करते, और लास्ट में हमारे पास कौन होता है, कमिश्नर। और ये सिस्टम होता है पुलिस में। भाई पुलिस का हेड कौन होता है, कमिश्नर होता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया एनिमल, क्या बोल दिया मैंने, मान लो मैंने बोल दिया एनिमल, अरे समझ आ रही है मेरी बात। तो एनिमल तो क्या हो गया, एनिमल तो सबसे बड़ी किंगडम हो गया ना भाई, वो तो पूरा का पूरा हेड ही हो गया, वो तो बहुत बड़ा नाम हो गया। पर उसमें कौन कौन आता है, उसके नीचे कौन कौन काम करेगा, कमिश्नर के नीचे कौन काम करेगा, डीसीपी होंगे, ऐसे ऐसे ज्वाइंट कमिश्नर भी होगा, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिखना मैं लिख सकता हूँ, ज्वाइंट कमिश्नर होगा, फिर यहाँ पे स्पेशल कमिश्नर होगा, एडिशनल कमिश्नर कमिश्नर होता है, इसके नीचे एडिशनल कमिश्नर होता है, स्पेशल कमिश्नर होता है, ठीक है। तो ये ब्रांच ऐसे चलती है। एनिमल्स, एनिमल्स में ऐसा क्या होगा, तो एनिमल्स के नीचे क्या होगा, एनिमल के नीचे, जैसे एनिमल तो हो गया किंगडम, क्या हो गया बताओ यार, एनिमल हो गया किंगडम। तो किंगडम के नीचे क्या आएगा, किंगडम के नीचे आएंगे फाइलम, कौन आएगा जी बताओ, सर फाइलम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या? हाँ उस पर आ रहा हूँ मैं। ये फिर एक रैंक बनेगी क्लास, ठीक है, फिर बनेगी हमारे पास ऑर्डर, क्या बनेगा, ऑर्डर, फिर बनेगी हमारे पास फैमिली, ठीक है, फैमिली के बाद बनेगा हमारे पास क्या, जीनस, जीनस। और जीनस के बाद बनेगा हमारे पास क्या, स्पीसीज, क्या बनेगा हमारे पास, बोलो यार, स्पीसीज, ठीक है। हम्म, अच्छा देखो, ह्यूमन, हॉर्स, कैट, डॉग, मंकी, ठीक है, ये सारी क्या है, सारी अलग अलग स्पीसीज है, क्या है, सारी सारी अलग अलग, बोलो यार, स्पीसीज है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूंगा किसकी, पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीसीज की, किसकी बात करूंगा पर्टिकुलर में ह्यूमन स्पीसीज की, तो उसमें कौन आएंगे सर, आप मुझे बताओ, ह्यूमंस, क्या आएंगे, ह्यूमंस। ह्यूमंस। पर अगर मैं ह्यूमन की फैमिली की बात करूंगा, ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म की फैमिली की, ठीक है, ठीक है, या मान लो, चलो एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोल दिया डॉग, क्या बोल दिया मैंने, डॉग। तो इस डॉग में तो सारे डॉग हो गए, दुनिया के जितने डॉग्स, वो अल्सेशियन हो, वो डॉबरमैन हो, वो बुलडॉग हो, वो पोमेलियन हो, ठीक है ना, वो रॉटविलर हो, ठीक है ना, कैसे भी कुत्ता हो वो किसमें आ जाएगा, वो डॉग में आ जाएगा। पर अगर मैं बात करूँ इसकी डॉग फैमिली की, डॉग की फैमिली, डॉग की फैमिली का जो नाम, डॉग की जो फैमिली होती है,
तो जिस फैमिली को डॉग बिलोंग करता है उस फैमिली को आपको पता है कौन, कैट ही बिलोंग करती है। कौन ही बिलोंग करती है बताओ यार, मान लो कैट। ठीक है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पर आप समझने के लिए समझ लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसी क्लास की कि भाई डॉग किस क्लास को बिलोंग करता है। तो डॉग जिस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, उस क्लास को कैट ही बिलोंग करती है। उस क्लास को हॉर्स बिलोंग करता है। उस क्लास को ह्यूमन भी बिलोंग करते हैं। और वो क्लास कौन सी है, वो क्लास है मेमेलिया। क्योंकि वो हॉर्स हो, डॉग हो, ह्यूमन हो, कैट हो, कुछ भी हो, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड द क्लास इज नोन एज मेमेलिया क्लास। कौन सी क्लास होती है, मेमेलिया। अरे समझ आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे फाइलम आ जाएगा। तो फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। कौन सा होता है, मान लो फाइलम वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में वो जिनके क्या होती है, इनकी वर्टिबल कॉलम होती है। क्या होती है इनके पास बताओ, वर्टिबल कॉलम, रीड गट्टी। तो रीड गट्टी तो भाई फिश में भी होती है, तो फिश भी आ जाएगी इसमें। ठीक है, और कौन आ जाएगा इसमें, स्नेक्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आपके उड़ने वाले पक्षी स्पैरो आ जाएगी इसमें। इसमें वेल भी आ जाएगी, इसमें बैट भी आ जाएगा, इसमें कंगारू भी आ जाएगा। समझ रहे हो, सब आ जाएंगे इस वर्टिब्रेटा में। और जब मैं बात करूँगा किंगडम की, जो किंगडम है एनिमिलिया, जो है किंगडम है हमारे पास, भाई उसमें तो फिर दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भले से कोई एक साइकन क्यों ना हो। साइकन क्या होता है, साइकन आपको सुना होगा, पॉलीफेरा होता है। ठीक है, वो एक टेप फॉर्म क्यों ना हो, तो उसमें टेप फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, वो एक लीच क्यों ना हो, तो उसमें लीच भी आ जाएगी। वो एक एंट क्यों ना हो, उसमें एंट भी आ जाएगा। तो उसमें तो एनिमल में तो मैं भी, डॉग भी, कैट भी, ठीक है ना, स्नेक, स्पैरो, टेप वॉर्म, ये सब एक कैटेगरी में रखे हुए हैं। पर ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई, बहुत बड़ी क्लास हो गई। ठीक है ना, तो इसको क्या करा गया, इसको थोड़ा छोटा करा गया। क्या करा गया, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करते करते हम नीचे तक लेकर आए। और सबसे जो नीचे है, तो सबसे नीचे है वो कहलाया गया हमारे पास क्या, स्पीसीज। तो ये ऐसे होता है, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। समझिए मेरी बात को। ठीक है, इसको कहता हूँ क्या मैं, दिस दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस आपको मैंने समझाया, ये कहलाता है हमारे पास क्या, टेक्सोनॉमी। समझ आई मेरी बात, बोलो। यस सर। ठीक है, तो डिफाइन करो, लिखो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू, all living organisms are classified into various groups, various groups based on their based on their characteristics, based on their characteristics, according to the principle of identification, according to the based on their characteristics, according to the principles, according to the principles of identification, nomenclature, and classification. Full stop. This branch of study, this branch of study this branch of study is known as taxonomy. This branch of study is known as taxonomy. भाई समझ आया क्या है टैक्सोनॉमी?
अरे हाँ या ना, बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे। तो आप हेडिंग लिखो, टेक्सोनॉमी हायरार्की। क्या लिखोगे हेडिंग? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। ये क्या है बेसिकली? ये एक हायरार्की है, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैसी होती है मैं बता चुका हूँ आपको। ये इन द फॉर्म ऑफ फनल होती है। कैसी होती है? इन द फॉर्म ऑफ फनल की फॉर्म में होता है हमारे पास ये। सात कैटेगरी से उसको हम डिवाइड कर देते हैं, उसको बना लें साथ साथ। और एक लास्ट वाला सात, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? दिस कॉल्ड किंगडम, ठीक है। नंबर वन, आप इसका फॉर्मूला भी याद रख लो। उसका फॉर्मूला है कैप्स को पैगस। क्या फॉर्मूला है इसका? कैप्स को पैगस, ठीक है। इसको याद रख लो, कैप्स को पैगस। याद हो रहा है? किंगडम, फाइलम, सब फाइलम प्लस ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। एक्चुअली क्या हो गया, अब ये सब फाइलम इसमें से हट गया है, ठीक है, बट फिर भी हम तो यूज कर देंगे हमारी, ठीक है। तो किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फिर सब फाइलम, हमारे पास क्लास, क्लास के बाद हाँ Order. ऑर्डर, ऑर्डर के बाद Family. फैमिली, फिर Genus. And then species. लास्ट में स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ देखने को मिलेंगे? बताओ। हाँ, The species में स्पीसीज, ठीक है। चलो, नोट किया? yes sir. ठीक है, चलो मुझे लिखो, इसमें लिखो taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy is the classification of organisms, is the classification of organisms
the classification of organisms in a definite sequence, in a definite sequence, in a definite sequence in a definite sequence of categories of categories of categories in descending order, in descending order, in descending order, in descending order, from kingdom to species, to species, from kingdom to species. समझे मेरी बात को? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलें, ये तो हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर आपने और डिफाइन करनी है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना, बट समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, बट वैसे आप समझ लो, मतलब वैसे सुन लो बस। एक वर्ड आता है टेक्सॉन, क्या आता है? टेक्सॉन। तुम्हें समझ आ रहा है कि टेक्सॉन वर्ड है ना, बेसिकली आया कहाँ से है? वो टेक्सोनॉमी से ही आया। कहाँ से आया वो? टेक्सोनॉमी के से। तो टेक्सोनॉमी में क्या है कि भाई हमने अलग अलग लेवल पर, अलग अलग रैंक्स पर क्या करें, हमने ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो टेक्सॉन क्या होगा? तो टेक्सॉन इस कुछ नहीं है हमारे पास, एक एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे स्पीसीज अपने आप में एक टेक्सॉन है, जीनस एक लेवल है, एक टेक्सॉन है, एक जैसे मान लो फाइलम अपने आप में क्या है, एक टेक्सॉन है। तो टेक्सॉन इज अनदर नेम गिवन टू रैंक। इसको बताओ जरा, Rank. रैंक को दे रखी है। समझ आई मेरी बात आपको? हाँ या ना? सर मतलब क्लासिफिकेशन में जितने भी यूनिट्स है सारी टेक्सॉन है। यस, जितनी भी है। जैसे कितने टेक्सॉन्स है हमारे पास? 7. 7, ठीक है। सब फाइलम को मिला देंगे तो 8 ना तो 7, ठीक है जी। चलें, Yes, sir. चलो, ठीक है। तो इसको टेक्सॉन को भी लिख लो यार, लिख लो टेक्सॉन को भी, लिखो। टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन that represents that represents that represents that represents any level of grouping, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। समझ आई मेरी बात? अरे हाँ या Yes, ना? sir. क्या समझे? तो जितने भी ग्रुप होते लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के वो टेक्सॉन है। क्या क्या समझे? सर जो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उनको टेक्सॉन ये कहते आप जिस भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर आप ग्रुपिंग कर दो, ठीक है ना। आप उसको मान लो कि आप उसको फाइलम के लेवल पर करोगे तो फाइलम अपने आप में टेक्सॉन है, जीनस के लेवल पर जीनस एक टेक्सॉन है, स्पीसीज एक टेक्सॉन है, ठीक है ना, क्लास अपने आप में एक टेक्सॉन है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, हैं। यस सर। चलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होता है, हमारे पास पूरा होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आपको ना मैंने आधा चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है, हाफ ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, आधे ज्यादा कंप्लीट हो गया है। बस अब इसमें दो चीजें बची हुई हैं। एक बचा हुआ है टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर, जिसको हम कहते हैं क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बचा हुआ है?
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और एक बचा है आपका टेक्सोनोमिक एड। क्या बचा हुआ है आपका? टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये दो चीजें बची हुई हैं आपकी, ठीक है ना। इसको फिर हम संडे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अरे आसान है, नहीं है? चलो देखो, एक में नाम लिखो यहाँ पर, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम लिखा मैंने? मैग्नीफेरा Magnifier। इंडिका। तो इसको मैं कहता हूँ अंडरलाइन ऐसे करके, ये साइंटिफिक नेम है। अब आपने नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, आपने नेक्स्ट क्लास में इस चीज को समझ कर आना है कि यार विशेष सर ने ये नाम ऐसे क्यों लिखा था, इसकी क्या क्या खास बात है, हम किसी भी साइंटिफिक नेम को, किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम कैसे लिखते हैं। समझ आई बात? अरे हाँ या ना? सर ये थोड़ा सा बताया था टीचरों ने 9th क्लास में। बताया था ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे इसको हम नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? तो नेक्स्ट संडे। क्लास है आपकी संडे को, ठीक है। कितने बजे? सर 12। 12 से 1, ठीक है ना। मतलब 12 से 1 या 1:30, जितने बजे तक भी, ठीक है ना, तब हम मिलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, मीडियो ऑन संडे, ठीक है ना। संडे को हो सकता है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए ये वाला, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है ना। यूनिट 1 और यूनिट 2 दो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के करने के लिए, ठीक है। तो सी यू ऑन कब? संडे, ठीक है। चलें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे।